Namaskar and welcome to Goa Doordarshan studio. Today we have a very special guest, a very important guest. He is the Chief General Manager at RBI, that's the Reserve Bank of India, and he's also the RBI Ombudsman. Shri Sanjay Kumar, welcome to the studio. Thank you, sir. And today I said that you're an important guest because 15th of March is World Consumer Day, and you have started this initiative of RBI Ombudsman Speak. Could you shed some light on this, sir? Yeah, actually 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पूरे विश्व में मनाया जाता है एक्चुअली। तो उसके अनुसार ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ये 15 मार्च का दिन चुना है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह एक ओम्बुड्समैन योजना बनी है, जिसके अंतर्गत उनको जागरूक बना करके, उनके अधिकारों के प्रति उनको सचेत बना करके और उन्हें इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए यह किया गया है। और जैसा कि सबको पता है कि 15 मार्च का दिन विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसीलिए हम लोग ने इस दिन को चुना है ताकि इस दिन का एक महत्व रहे और लोगों को बताने का एक बहाना रहे ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच पाए। तो आरबीआई ओम्बुड्समैन स्पीक मीडिया इंटरैक्शन के माध्यम से ओम्बुड्समैन स्पीक कार्यक्रम का उद्घाटन 15 मार्च 2022 को किया गया था और इसको हम लोगों ने जारी रखा है। उसी के कार्यक्रम के तहत आज हम लोग फिर से इस 15 मार्च 2025 को आरबीआई और उसकी विनियमित संस्थाओं द्वारा समस्या निवारण के कार्य के बारे में सामान्य जनता में जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने की एक पहल है। यह डिजिटल धोखाधड़ी के तौर तरीकों और उपयुक्त सामान्य सुरक्षा उपायों पर जन जागरूकता बढ़ाने का भी एक मंच है। रिजर्व बैंक की एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021 के तहत महाराष्ट्र एवं गोवा के ओम्बुड्समैन उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं जो योजना के संबंध में जनता के बीच उत्पन्न हो सकते हैं। इस चर्चा के माध्यम से ओम्बुड्समैन जनता से यह आग्रह करते हैं कि विनियमित संस्थाओं से प्राप्त हुए उनके असंतोषजनक शिकायत के समाधान के लिए वे रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित इस ओम्बुड्समैन योजना का लाभ उठाएं। ये ओम्बुड्समैन मैकेनिज्म जो है उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? रिजर्व बैंक चाहता है कि सभी विनियमित संस्थाएं अपनी ग्राहकों के शिकायतों का कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से समाधान करें। यदि विनियमित संस्था में शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर उत्तर नहीं मिलता है या संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तब ग्राहक शिकायत के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन से संपर्क कर सकता है। इसलिए ओम्बुड्समैन को एक अतिरिक्त उपाय या एक अतिरिक्त योजना के तहत लाया गया है। इसीलिए अल्टरनेट मैकेनिज्म कहा जाता है। तो ओम्बुड्समैन योजना पिछले 3 दशकों से प्रभावी है और इसे समय समय पर समय के अनुसार उपभोक्ताओं के जानकारी के अनुसार उनकी ज़रूरतों के अनुसार सुधार लाया गया है। यह योजना जनता के शिकायत निवारण को अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाती है। यह प्रणाली एक राष्ट्र एक ओम्बुड्समैन सिद्धांत पर निर्देशित है। केवल एकल संदर्भ बिंदु रखा गया है और शिकायतों पर शुरू से अंत तक जानकारी उपलब्ध कराई गई है। So, who exactly is an RBI Ombudsman? आरबीआई ओम्बुड्समैन नॉर्मली एक आरबीआई के सीनियर ऑफिसर वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है ताकि उनके संरक्षण में, उनकी देख रेख में जनता की शिकायतों का निवारण किया जा सके। और आप तो 30 साल से आरबीआई के साथ जुड़े हुए हैं। सर, could you elaborate something about the integrated ombudsman scheme, the IOS of RBI? एक्चुअली इंटीग्रेटेड, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये 3 दशकों से यह ओम्बुड्समैन योजना भारतीय रिजर्व बैंक में जारी है, लेकिन समय समय पर इसमें सुधार लाया गया है। उसी के तहत 2021 में पहले की 3 योजनाओं को, जैसे पहले बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना 2006 में शुरू की गई थी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बुड्समैन योजना 2018 में शुरू की गई थी, और डिजिटल लेन देन के लिए ओम्बुड्समैन योजना 2019 को शुरू की गई थी। तो इन तीनों योजनाओं को मिलाकर के एकीकृत एक योजना बनाई गई, जिसे आरबीआई ओम्बुड्समैन योजना अब 2021 के रूप में जाना जाता है। यह विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई
सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहक शिकायतों का लागत मुक्त निवारण प्रदान करती है। यदि शिकायत का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या आरई या विनियमित संस्थाओं के द्वारा 30 दिन की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है, तो RBIOS 2021 ने इन प्रक्रियाओं को सरल बना करके उनके लिए एक सरल और सहज उपाय उपलब्ध कराया है, ताकि शिकायतकर्ता अपनी चीज़ों को समझें और जब उन्हें किसी तरह की परेशानी हो तो रिजर्व बैंक की इस योजना का लाभ उठाएं, अपने अधिकारों को जानें और इसका लाभ उठा करके अपनी शिकायतों का निवारण प्रदान करें। Now, what happens if the complaint or grievance is against an entity that is governed by RBI but not under the iOS scheme? RBIOS स्कीम 2021 के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाली विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतें भारतीय रिजर्व बैंक के 32 क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्ष के द्वारा देखी जाती है। What are the main advantages and benefits of the RBI iOS scheme? ओके, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोगों की जानकारी के लिए लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये स्कीम क्या है, कैसे काम करता है। तो यह योजना ग्राहकों के लिए एक सिंगल पॉइंट सर्विस है। यह CMS वेब पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज को जमा करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए एक इंटरफेस है जी। इससे शिकायत के शीघ्र और जल्दी निवारण सुनिश्चित किया गया है बेसिकली, और यह काफ़ी सुविधाजनक है। शिकायतकर्ता कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सकता है और सुनवाई के लिए किसी लोकपाल कार्यालय से संपर्क कर सकता है, भले ही उसका आवासीय पता कहीं का भी हो। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया गया है जिसका नंबर है 14448। कोई भी शिकायतकर्ता हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं, उसमें बंगाली, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु शामिल हैं, इसमें हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कॉल सेंटर सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक कार्यरत रहता है। सोमवार से शनिवार तक हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध रहता है और यह राष्ट्रीय छुट्टी के अलावा हर दिन कार्य करता है। Under what circumstances can a complaint be filed under this RBI Ombudsman scheme? ओके, इसमें एक्चुअली क्या है कि जितनी भी विनियमित संस्थाएं या रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं इस स्कीम के अंतर्गत, उनमें अगर किसी तरह की सेवा की कमी होती है तो सेवा की कमी से संबंधित सभी शिकायतों को RBIOS 2021 के तहत दर्ज किया जा सकता है। RBIOS 2021 के अनुसार सेवा में कमी का अर्थ विनियमित संस्था से किसी भी वित्तीय सेवा या उससे संबंधित अन्य सेवा में कमी या अपर्याप्तता से है। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों को वित्तीय नुकसान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कंज्यूमर को कोई खर्चा लगता है ये कंप्लेंट फाइल करने में? RBI के इस स्कीम का सबसे बड़ा हिस्सा है कि इसमें शिकायत दर्ज करने के लिए या उसका समाधान पाने के लिए कोई प्रभार या शुल्क नहीं लिया जाता है। I hope all you wonderful viewers are paying attention to this, because these schemes have been prepared by RBI and there is no cost involved. Could you briefly share the process of filing a complaint? Okay. यह जानना दर्शकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि किस तरह से इसमें अपना शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। इसमें 3-4 माध्यम बनाए गए हैं। एक ऑनलाइन इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का एक CMS पोर्टल है, उसका एड्रेस है cms.rbi.org.in। इसके माध्यम से अपना शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। और उसी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक का जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट जो बैंक का है, उसके होम पेज पर जाकर आपको एक लिंक मिलेगा, लॉज अ कंप्लेंट। उस पर क्लिक करके अगेन आप यू विल बी डाइवर्टेड और उसके अनुसार आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा भी, ईमेल आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हो गया है लोगों के लिए जो भी डिजिटली अवेयर हैं, तो उसके लिए crpc@rbi.org.in एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, उस पे जा कर के और अपना शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। इसके अलावा इन सब डिजिटल माध्यमों के अलावा आज के दिन में भी डाक के द्वारा भी भारतीय रिजर्व बैंक को अपना कंप्लेन, अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उसके लिए हम लोगों ने हमारा जो चंडीगढ़ में ऑफिस है उसमें एक 4थी मंजिल पर एक डेडिकेटेड एड्रेस दिया गया है। वो एड्रेस हमारे
पोर्टल पर, हमारे आरबीआई के वेबसाइट पे सब जगह उपलब्ध है। उसके अनुसार डाक के द्वारा भी भेजा जा सकता है। शिकायत सफलतापूर्वक जब दर्ज हो जाता है तो एक शिकायत संख्या दी जाती है। शिकायत संख्या शिकायतकर्ता को मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए या ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है। शिकायत की स्थिति को, द स्टेटस को यू नीड टू नो कि क्या हो रहा है हमारे स्टेटस, तो उसमें cms.rbi.org.in के लिंक के माध्यम से जांचा जा सकता है और शिकायतकर्ता द्वारा 14448 पर संपर्क करके शिकायत की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। Now, what are the details that are important and necessary for a consumer to file a complaint? यह बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। किसी भी कंप्लेन को करने के लिए आपको जिन चीज़ों को देना होता है, आरबीआई के ओम्बुड्समैन स्कीम में भी शिकायत दर्ज करने के लिए लगभग उन्हीं चीज़ों को देना होता है। जैसे शिकायतकर्ता का नाम क्या है, उनका पता क्या है, फ़ोन नंबर और ईमेल क्या है, विनियमित संस्था जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है उसके शाखा का नाम और पता क्या है, शिकायतकर्ता को हुई अगर कोई हानि, किसी तरह की क्षति होती है तो उसका विवरण दें और डिटेल अगर देंगे उसका तो पता चलेगा कि आपको एक्चुअली कितना हानि हुआ है और उसके लिए उससे क्या आपको प्रोसेस करके क्या प्रशंसित करके किस तरह की रकम की वापसी का जिम्मेदारी बैंक को या विनियोजित संस्था को दिया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ओम्बुड्समैन से क्या राहत मांगी जा रही है, मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि ये कंप्लेन कर रहे हैं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, उसका ब्यौरा देना चाहिए। शिकायत का कारण बताते हुए दस्तावेज और तथ्यों के समर्थन में यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज हैं तो वो भी समर्पित करना चाहिए तथा बैंक और कंपनी में दर्ज की गई शिकायत, जो शिकायत आपने पहले बैंक या कंपनी में की है, उसकी प्रति भी अवश्य संलग्न करें। Could you share with our viewers details about a contact center and whether any complaints can be filed in this contact center? Okay. संपर्क केंद्र एक ऐसा मंच है, एक ऐसा माध्यम है जहां शिकायत से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आरबीआई तक पहुंचा जा सकता है। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया या आरबीआई के पास दर्ज शिकायत की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। टोल फ्री नंबर जो कि मैंने पहले भी बताया 14448 के साथ इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम युक्त संपर्क केंद्र जो कि 24 घंटे उपलब्ध होता है, जबकि संपर्क केंद्र कर्मियों से जुड़ने की सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में, जैसा मैंने पहले भी बताया कि 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, जो सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक काम करता है और सोमवार से शनिवार तक काम करता है और राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर सारे दिन उपलब्ध रहता है। Could you briefly explain to our viewers how a complaint is handled once it is received in the Ombudsman's office? अच्छा, शिकायत प्राप्त होने के बाद इसे संबंधित जो संस्था है, बैंक या नॉन बैंक कंपनी जो है, उससे प्रासंगिक जानकारी और आंतरिक ओम्बुड्समैन की टिप्पणी के प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो शिकायतकर्ता से अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने का भी अनुरोध किया जाता है। इससे पहले कि मामले में उचित निर्णय लिया जाए, सभी दस्तावेज जानकारी जो बैंक के द्वारा दी गई है, जो शिकायतकर्ता के द्वारा दी गई है, आरबीआई के द्वारा इन अपने जो निर्देशित प्रावधान और निर्देश हैं उसके अनुसार समीक्षा की जाती है। अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले प्रासंगिक जानकारी को शिकायतकर्ता के साथ साझा किया जाता है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Now, in case the complainant is not pleased with your response, is there any form of appeal or is it possible to appeal in any way? जैसा मैंने कहा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये होता है कि आपको किसी तरह की शिकायत में अगर आप संतुष्ट नहीं हैं जी, तो आपको एक अधिकार होता है कि आप उच्च अधिकारी को या उच्च संस्था को किसी तरह का अपील कर सकें। तो ये मैकेनिज्म इसके अंतर्गत भी है। तो यदि शिकायतकर्ता ओम्बुड्समैन के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील योग्य बंद हुई शिकायतें, मतलब कुछ तो अपील योग्य बंद होती हैं, कुछ नहीं अपील किया जा सकता है। तो जो भी अपील योग्य बंद की हुई शिकायतें होती हैं उसके लिए ओम्बुड्समैन कार्यालय से प्राप्त उत्तर की तिथि से 30 दिन के भीतर अपील दर्ज की जा सकती है और इसमें अपीलीय प्राधिकारी हमारे बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय होते हैं। यदि निर्णय गैर अपीलीय है, मतलब उसमें आप अपील नहीं कर सकते हैं, तब अपील के लिए कोई वैकल्पिक उपलब्ध नहीं होता है, विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता अन्य कानूनी फोरम से संपर्क कर सकते हैं।
I believe there is a Charter of Customer Rights. What exactly is this? इसमें 4-5 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, जैसे पहला है निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार। इसमें ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने वाली विनियमित संस्थाओं को लिंग, आयु, धर्म, जाति और शारीरिक क्षमता जैसे आधारों पर उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा हो गया पारदर्शिता, निष्पक्ष और ईमानदार व्यवहार का अधिकार। वित्तीय प्रदाता को ध्यान देना चाहिए कि सभी जानकारी, नियम और शर्तें और सभी शुल्क ग्राहकों को समझाए जाएं। इससे आसानी से समझा जा सके और आम व्यक्ति को अच्छी तरह से बताया जा सके। तीसरा हो गया उपयुक्तता का अधिकार। ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं ग्राहक की ज़रूरतों और ग्राहक की वित्तीय परिस्थितियों के आकलन के आधार पर होनी चाहिए। उसके बाद अगला है गोपनीयता का आधार। इसके आधार पर ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखने की का अधिकार है, जिसके अंतर्गत अगर किसी तरह की गोपनीयता ब्रीच होती है तो ग्राहक को यह अधिकार होता है कि उसके अगेंस्ट में वह कंप्लेन कर सकता है। और अंतिम में शिकायत निवारण और मुआवजे का अधिकार, मतलब सेवा प्रदाता को, सर्विस प्रोवाइडर जो है, अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं से उत्पन्न शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए और उस शिकायत में अगर किसी तरह की कमी पाई गई तो उसके लिए क्या मुआवजा मिलेगा, इसका भी उनको राइट है जानने का। अभी आज हम हिंदी और अंग्रेज़ी में बात करते हैं। कभी कभी कस्टमर बैंक में जाता है, भाषा नहीं समझते वहाँ पे, तो उसके बारे में आरबीआई के क्या विचार है? उसमें आरबीआई का काफ़ी स्पष्ट निर्देश दिया गया है, क्योंकि भाषा एक महत्वपूर्ण आधार होता है, माध्यम होता है समझने और समझाने के लिए। बिल्कुल। तो आरबीआई ने विनियमित इकाइयों को यह निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को भेजी जाने वाली सभी प्रकार की संचार सामग्री, जैसे कि पत्र, अन्य आधिकारिक संवाद, सूचना पट आदि को त्रिभाषी रूप में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, यानी हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्रीय भाषा में। आपने तो शायद ये बात सुना होगा कि सीनियर सिटीजन को कभी कभी कोई दिक्कतें होती है, दे हैव सम डिफ़िकल्टीज, सो आर देयर एनी स्पेशल प्रोविजंस मेड फॉर सीनियर सिटीजन? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक विशेष अधिकार देने का निर्देश दिया गया है सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को। तो वरिष्ठ नागरिकों या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक समर्पित काउंटर होना चाहिए, और अगर समर्पित काउंटर नहीं है तो ऐसा काउंटर स्थापित करना चाहिए जिसमें उनको प्राथमिकता दी जाए। जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में आसानी हो, बैंक की किसी भी शाखा में जो कि नॉन होम शाखा के साथ जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। चेकबुक सुविधा में बैंक चेकबुक प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के स्वयं उपस्थित होने पर जोर नहीं दे सकते हैं। खाते के स्थिति में स्वतः परिवर्तन, केवाईसी अनुपालित खाते बैंक के अभिलेखों में उपलब्ध जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ नागरिक खातों में स्वतः परिवर्तन बनाए जाते हैं, परिवर्तित किए जाते हैं, जैसे कि 60 साल का होने के बाद ऑटोमेटिकली ये वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में चले आए। इस बात का प्रावधान है। फॉर्म 15G/H फाइल करने में आसानी होना चाहिए। बैंक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को वर्ष में एक बार, इसका लगभग ये ध्यान रखा जाता है कि अगर अप्रैल के पहले माह में हो तो इट्स बेटर, तो फॉर्म 15G और H प्रदान करते हैं। और डोर स्टेप बैंकिंग, ऐसे ग्राहकों के परिसर और आवास पर बुनियादी बैंकिंग सेवाएं, जैसे कि रसीद देकर नकदी और लिखित प्राप्त करना, खाते से आहरण के लिए हिसाब से नकदी की सुपुर्दगी, डिमांड ड्राफ्ट की सुपुर्दगी, अपने ग्राहक को जानिए केवाईसी दस्तावेज और जीवन प्रमाण पत्र की प्रस्तुति आदि की सुविधा प्रदान की गई है। I'm sure all our senior citizen viewers will be pleased to hear about all this that has been shared with us. Sir, आजकल fraud कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं. It's not just in India, all over the world. There's so many frauds and through the phone. And आप कुछ बता सकते हैं some new latest frauds which you all have uncovered? अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल के दिनों में
हम लोगों ने भी यह अनुभव किया है कि तरह तरह के धोखाधड़ी की खबरें सामने आती हैं, अखबार में, टीवी में, हर तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि इस तरह की चीज़ें क्या क्या हो रही हैं जो हमें जानना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें जैसे है कि KYC अपडेशन से संबंधित फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग बहुत जनरल हो गया है। बिल्कुल। आजकल लोगों को निवेश योजना से संबंधित काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं। उनको ये बताया जाता है कि आप अगर 10,000 इन्वेस्ट करें तो हो सकता है कि कुछ ही दिन में वो 20,000 हो जाए, 30,000 हो जाए। तो इस तरह के लालच दिए जाते हैं तो इन लालच में लोगों को नहीं आना चाहिए। और डिजिटल गिरफ्तारी, डिजिटल अरेस्ट, जो कि आजकल एक बहुत ही कॉमन वर्ड बन गया है, और इसके अंतर्गत काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है और काफ़ी लोगों को इस मामले में पैसे, उनके जो गहरी कमाई के पैसे हैं वो चले गए हैं। तो डिजिटल गिरफ्तारी एक ऐसा शब्द है जो लोगों को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि उसमें कितने भी पढ़े लिखे लोग हों, गांव के लोग हों या कोई भी हो, उसमें कोई भी फंस सकता है, क्योंकि यह एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहा है। और इस तरह की चीज़ों में कोई भी लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी आपको मुफ्त में कोई भी पैसा नहीं देता है। तो मुफ्त में अगर कोई कह रहा है कि हम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, तो वो तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर नागरिक के अपने गहरी कमाई के पैसों को वो उनसे निकाल करके ले जाते हैं फ्रॉडस्टर, और जो शायद मिलने में लगभग नहीं मिलने के बराबर है। परेशानी होती है न सिर्फ उनको, उनके परिवार वालों को। तो यह काफ़ी विकट स्थिति है। तो लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नई नई चीज़ें आ रही हैं, बट अपना ध्यान रखें, यह सबसे बड़ी चीज़ है। Absolutely. With the spread of so many networks and smartphones, being accessible to many people, now somehow criminals also become very smart. So what would be the do's and don'ts which you would advise our viewers? Okay. आज के समय में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे ग्राहक या हमारे जो बैंक और फाइनेंशियल कंपनी के सर्विसेज यूज़ करने वाले जो हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो इन सब में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जैसे आजकल हर चीज़ से में OTP रिलेटेड होता है, तो कभी भी OTP या खाता का डिटेल, कार्ड का विवरण किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहिए। इवन कि बैंक के अधिकारियों के साथ नहीं साझा करना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस तरह के फ़ोन कॉल्स आजकल बहुत कॉमन हो गए, जो आते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं और हमें आप OTP बता दीजिए, अपने कार्ड का विवरण बता दीजिए, खाता का विवरण बता दीजिए। लेकिन मैं यह साफ़ करना चाहता हूँ कि बैंक किसी तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें फ़ोन पर या ईमेल वगैरह के ज़रिए नहीं पूछता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे KYC अपडेशन के लिए फ़ोन आते हैं, शीघ्र निपटाने के लिए किसी भी तरह के मैसेज, फ़ोन या ईमेल का जवाब ना दें। अपने फ़ोन पर किसी तरह का ऐप को डाउनलोड ना करें जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो। पैसा प्राप्त करने के लिए MPIN, UPI पिन या OTP, बारकोड स्कैन करना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। जब पैसा आपको प्राप्त करना है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, जब पे करना है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन अक्सर इसमें लोग फंस जाते हैं कि आपको इतना पैसा मिल रहा है, आप हमें अपना OTP बता दें, आप इस बारकोड को स्कैन कर लें। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इंटरनेट के सर्च इंजन पर आजकल ग्राहक केयर नंबर काफ़ी जाली निकल रहे हैं। संपर्क करने से पहले अगर कोई नंबर भी है तो उसका कृपया जाँच कर लेना चाहिए। बैंक, NBFC, ई-वॉलेट प्रदाता के आधिकारिक वेबसाइट को देख करके और उसके शाखा से संबंध करके ही किसी तरह का काम करना चाहिए। हमेशा ही ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सुरक्षित, सत्यापित और भरोसेमंद वेबसाइट, ऐप का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि HTTPS में यहाँ पे S जो है ये सिक्योर्ड होने का हमें भरोसा दिलाता है। तो जो भी वेबसाइट HTTPS से शुरू होता है वैसे वेबसाइट को आप शुरू करें या वैसे पे जा कर के अपना कार्य करें। ये S बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका हमेशा ध्यान रखें। और आपके द्वारा प्रारंभ नहीं किए गए, जैसे आपने किसी चीज़ को इनिशिएट नहीं किया है, वैसे लेन देन से संबंधित अगर आपको कोई OTP प्राप्त होता है, अगर बिना लेन देन किए भी कोई मैसेज और संदेश आता है तो तुरंत अपने बैंक को या ई-वॉलेट प्रदाता को इसकी सूचना दें। अपने कार्ड को सुरक्षित रखें। लेन देन के लिए प्रतिदिन की लिमिट सेट कर लें।
अगर अनफॉर्चुनेटली किसी तरह का इंसिडेंट हो भी जाता है तो कम से कम आपका लॉस रेस्ट्रिक्ट रहेगा। तो इसलिए लिमिट सेट करना अत्यंत आवश्यक होता है। सार्वजनिक नेटवर्क जो कि आजकल बहुत जगह उपलब्ध होते हैं, इनको बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए कभी भी यूज़ ना करें, उनसे बचें। विदेशी रेमिटेंस, कमीशन प्राप्ति और लॉटरी जीतने के भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से धन जमा करने की सूचना देने वाली जानकारी से कभी भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अलर्ट के लिए आपको प्राप्त होने वाले ईमेल और मैसेज को निश्चित रूप से हमेशा चेक करते रहें, ताकि किसी तरह का ट्रांजैक्शन अगर आपके अकाउंट में हो रहा है तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, और अगर किसी तरह का ऊंच नीच होता है तो उसके खिलाफ आप समय रहते हुए एक्शन ले सकें। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा रिजर्व बैंक ने धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए गए सामान्य आम कार्यप्रणाली और वित्तीय लेन देन करते समय बरती जाने वाली सावधानी पर कुछ पुस्तकें भी उपलब्ध कराई हैं, जो ऑनलाइन भी हैं, आरबीआई के वेबसाइट पे हैं। उनका नाम है बी अवेयर, द अलर्ट फैमिली एंड राजू और 40 चोर। इन सबको भी आप पढ़ें, इनको काफ़ी अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है, खेल खेल में अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जो समझने के लिए काफ़ी कारगर हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और रिज़र्व बैंक की इस ओम्बुड्समैन स्कीम का जानकारी ले करके अपने आप को समझदार बना करके फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हम यही चाहते हैं ओम्बुड्समैन के कार्यालय के तरफ से। Well, Shri Sanjay Kumar, thank you so much for that very enlightening talk. And I would like to tell all our viewers just to keep one point in mind. Next time you get a call for an OTP, use these words: only trust Parmeshwar, nobody else. Your safety matters, your future, your rights are important. If for whatever reason you have been duped or you have any complaint about any bank or any other organization, do approach the RBI Ombudsman scheme and read about it. And there are all the information that you need and that is important is there on their website. Thank you for watching this program. Thank you, sir. जाते जाते मैं सबके लिए एक संदेश देना चाहूँगा: जानकार बनिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद।